Is My name is Imran Sheikh, MSc Chemistry. I'm a lecturer of chemistry. Today we will study about chemistry and atoms. 13 में जो हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट। इसका जो दूसरा चैप्टर है वो हमारे पास है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट। थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से हैं और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन से हैं, और हम इनको एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट की इंट्रोडक्शन करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट, और इस तरह हम फिर पी ब्लॉक एलिमेंट को भी डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट क्या है और पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है। तो सबसे पहले एस ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट जो हमारे पास है बस एस ब्लॉक हमारे पास क्या होता है, एस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सब शेल हैं। एस हमारे पास सब शेल है, पी हमारे पास सब शेल है, डी हमारे पास सब शेल है और एफ ये हमारे पास क्या है, सब शेल है। अब सब शेल क्या होते हैं इसके हवाले से आपको पता, थोड़ा सा एटम का पता होना चाहिए कि एटम क्या होता है। तो एटम, उसके स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा एटम को पढ़ते हैं और उसके हवाले से हम उसके शेल को डिस्कस करते हैं, ताकि हमें शेल का पता होगा तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये उसके सब शेल हैं। तो सबसे पहले एटम को स्टडी करते हैं। एटम में हमारे पास क्या होता है कि जो सेंटर होता है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। सेंटर में हमारे पास इसका न्यूक्लियस होता है, जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें मौजूद होते हैं, और जो उसके बाहर होते हैं वो शेल होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इस तरह आपके पास ये पहला शेल है, इस तरह आपके पास ये दूसरा शेल है, इस तरह आपके पास ये तीसरा शेल है, इस तरह आपके पास ये चौथा शेल है, पांचवा है, छठा है। इसको हम नंबर देते हैं। ये हमारे पास n की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये n की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये n की वैल्यू 3 हो जाएगी, ये n की वैल्यू 4, इस तरह 5, 6, 7 आपके पास आ जाता है। अब ये हमारे पास क्या थे, इसके शेल थे, ठीक है। अब शेल में हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसके लिए एक फार्मूला है जिसको हम कहते हैं 2n2 रूल। अब हमारे पास क्या है, 2n2 रूल है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो उसके लिए हमारे पास n मीन नंबर ऑफ़ शेल। अब n यहाँ पे जिस तरह हमारे पास n की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू 2 थी, यहाँ पे n की वैल्यू 3 थी, n की वैल्यू 4 है। तो हम इसी तरह 2n2 रूल के मुताबिक हम इसका मालूम करते हैं। अगर हम पहले शेल का मालूम करना चाहते हैं तो 2n2 रूल के मुताबिक, यानी 1 है तो 1 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, ठीक है। अब 2 है उसका 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, तो 2, यानी हमारे पास पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये आपके पास फर्स्ट शेल का था। और इसी तरह अगर हम सेकंड शेल की बात करें तो सेकंड शेल में 2n2 रूल के मुताबिक हमारे पास, इधर हम 2n2 रूल लिखेंगे, 2n2 रूल के मुताबिक यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाता है, 4 2 ज़ार 8, यानी हमारे पास दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी तरह आप तीसरे का करेंगे और इसी तरह आप चौथे का करेंगे। ये आपके पास फार्मूला है 2n2 रूल, जिसके मुताबिक आप हर एक का मालूम कर सकते हैं कि आपके पास शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब ये जो हमारे पास शेल होते हैं, जिस तरह यहाँ पे हमने पढ़ा था कि फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, फोर्थ शेल है, ये हमारे पास शेल थे। तो इसी तरह हमारे पास जो शेल हैं ये आपके पास खुद
एक शेल तो होते हैं, लेकिन ये आपके पास मज़ीद छोटे छोटे सब शेल से मिल के बने होते हैं। ये जो हमारे पास शेल होते हैं, ये हमारे पास सब शेल, छोटे छोटे शेल होते हैं जिसको हम सब शेल कहते हैं। यानी हमारे पास जो शेल है वो सब शेल से मिल के बने होते हैं। और सब शेल में आपके पास क्या होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा या मौजूदगी इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी ज़्यादा होती है, तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कि ये उसका सब शेल है। हमारे पास जो फर्स्ट शेल है, जिस तरह हमने यहाँ पे इसको पढ़ा था कि हमारे पास n की वैल्यू 1 है, ठीक है। ये हमारे पास इसका नाम है, इसको हम k, इसको हम l, इसको हम m, इसको हम n, ये उसके नाम है। तो हमारे पास जो फर्स्ट शेल है उसमें हमारे पास एक ही सब शेल है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, s कहते हैं, ठीक है। और जो दूसरा शेल है हमारे पास जिसको हम l कहते हैं, उसके अंदर दो सब शेल हैं, एक हमारे पास s है और दूसरा हमारे पास उसके अंदर p है। और जो तीसरा हमारे पास शेल है उसमें एक s है, एक p है और एक हमारे पास d है। और जो चौथा है उसमें एक s है, एक p है, एक d है और एक हमारे पास क्या है, f है। और इसी तरह हमारे पास जो बाकी शेल आ रहे हैं, 5 है, 6 है, 7 है, उसमें भी इसी तरह 4 सब शेल होते हैं। एक s होता है, एक p होता है और एक d होता है और एक f होता है। एक सेकेंड शेल में 2 s और p, थर्ड में हमारे पास 3 शेल है, एक s, p और d है, फोर्थ में s, p, d और f है, 5 में, 6 में और 7 में भी हमारे पास 5, 6 s, p और d और f ऑर्बिटल है हमारे पास। ये सब ऑर्बिटल हैं या सब शेल भी हम कह सकते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल्स हैं हमारे ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो s ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास वो एलिमेंट जो आपके पास जब हम उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो हमारे पास s पे जब वो कंप्लीट होते हैं तो उसको हम लोग पढ़ते हैं कि ये हमारे पास s ब्लॉक एलिमेंट है। हमारे पास पहले आपको पता होना चाहिए कि एटम क्या होता है, एटम का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। उसके अंदर शेल कितने होते हैं और आपके पास बाकी क्या है। तो उसके बाद आप इसको समझेंगे कि हमारे पास s क्या है, p ब्लॉक क्या है, d ब्लॉक क्या है और f ब्लॉक क्या है, ठीक है। उसके बाद सही आ रहा है ना, रेड पेन से सही आता है, क्लियर आता है, ठीक है। पेन बंद किया तो शक्ल पे, हाँ ये इधर कुछ देखना है, ठीक है। तो एटम के स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे तो हमारे पास एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे पास ये उसका न्यूक्लियस होता है, उसके बाद उसका ये फर्स्ट शेल है, ठीक है। उसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद उसका दूसरा शेल है जिसको हम n की वैल्यू 2 कहते हैं, ये n की वैल्यू 1 था, या और इस तरह आपके पास n की वैल्यू ये 3 हो जाएगी। इस तरह आपके पास नेक्स्ट 4, 5, 6, 7, 8 आगे 7 तक जाते हैं हमारे पास, ठीक है। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट सब शेल है इसके अंदर मज़ीद 2 सब शेल हैं, एक को हम s कहते हैं और जो नेक्स्ट हमारे पास शेल है उसमें हमारे पास s है और p है, और जो नेक्स्ट है उसमें s है, p भी है और d भी है, ठीक है। ये हमारे पास उसके शेल हैं और उसके अंदर ये सब शेल होते हैं। सब शेल आपके पास वो चीज़ें होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा मौजूद होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारे पास उसके सब शेल हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मौजूद होंगे उसकी फाइंडिंग पॉसिबिलिटी है, यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं बस ये हमारे पास s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में 14 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास शेल होते हैं एटम के अंदर, ये आपके पास ये उसका फ़र्ज़ करें न्यूक्लियस है, और उसके बाद ये जो इसका फर्स्ट शेल है, इस तरह ये उसका सेकंड शेल है, इस तरह जिसको थर्ड शेल होता है तो ये थोड़ा सा इसके अंदर आ जाता है, इस तरह जो चौथा हो जाता है तो ये इस तरह और इसके अंदर आ जाता है। यानी ये आपके पास क्लाउड्स की फॉर्म में होते हैं, क्लाउड्स। तो ये आपके पास ये एक शेल दूसरे के अंदर आ जाता है, तो आप इसमें फ़र्क नहीं कर सकते हैं कि ये पहले आएंगे या ये पहले आएंगे। तो आप इसके लिए हमारे पास साइंटिस्ट था जिसको हम आफ्बा कहते हैं, उसने हमें एक
फार्मूला दिया था, एक प्रिंसिपल दिया है जिसको हम ऑफ द प्रिंसिपल कहते हैं, तो हम पहले वो लिख लेते हैं। इसके बाद हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे कि हमारे पास कोई एलिमेंट है हमारे पास, और हम उसकी एटॉमिक नंबर की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे कि उसमें पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, ये उसके दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, उसमें तीसरे में और उसके चौथे में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। ये हमारे पास ऑफ द प्रिंसिपल है, ठीक है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट शेल है, उसमें हमारे पास एक ही सब शेल है जिसको हम 1s2 कहते हैं। इस तरह हमारे पास दूसरा शेल है जिसमें हमारे पास 2 सब शेल हैं, 2s2 और 2p6 है। इसी तरह हमारे पास तीसरा शेल है, उसके अंदर 3 सब शेल थे। चौथा शेल है, उसके अंदर 4 सब शेल है। 5 शेल है, 5 शेल है, उसमें 4 सब शेल हैं। छठे में भी 4 हैं और 7वें में भी हमारे पास 4 सब शेल हैं। अब इस असूल के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आएंगे वो हमारे पास s में आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ ले आएंगे। 1s2 में इलेक्ट्रॉन आएंगे। 1s2 के बाद आपके पास जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 2s2 में। 2s2 के बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2p6 में, और 2p6 के बाद इलेक्ट्रॉन आएंगे 3s2 में। 3s2 के बाद इलेक्ट्रॉन आपके पास आएंगे 3p6 में। 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन 3d10 में नहीं जाएंगे बल्कि 4s2 में आएंगे। 4s2 के बाद इलेक्ट्रॉन आपके पास आएंगे 3d10 में। 3d10 के बाद 4p6 में। 4p6 के बाद 5s2 में इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये नहीं होगा कि आप कहेंगे कि चौथा शेल है तो हम पहले चौथे शेल को फिल कर लें, नहीं, पहले आप इस रूल के मुताबिक, जिस तरह मैंने आपको इससे पहले बताया था कि ये आपके पास क्लाउड्स की फॉर्म में होते हैं, ये एक दूसरे के अंदर मिक्स हुए पड़े होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास 4s में, उसके बाद 5d और फिर उसके बाद 6 और उसके बाद 7, उसके बाद ये आपके पास इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे और आपके पास इस तरह, और आखिर में ये आपके पास इस तरह है। अब s ब्लॉक हमारे पास जो एलिमेंट है उसका क्या मतलब है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास ये s ब्लॉक के एलिमेंट है। s ब्लॉक एलिमेंट जो हमारे पास हैं उसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन s सब शेल, यानी हमारे पास जो एनर्जी आखिरी जो इलेक्ट्रॉन होंगे जिसको हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो हमारे पास क्या होंगे कि वो s ब्लॉक में मौजूद होंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा? जब हम किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे और हम इसी असूल के तहत, इसी ऑफ प्रिंसिपल के तहत हम उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये हमारे पास क्या वाकई s ब्लॉक एलिमेंट है या नहीं है। फ़र्ज़ करें हमारे पास जो पहला ग्रुप है, जिस तरह हमारे पास है लिथियम है LiNaKRbCsFr, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीज़ियम, फ्रेंशियम, ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट है। अब हम अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना चाहते हैं, इसमें से अगर आप कोई भी उठा लें, फ़र्ज़ करें मैं सोडियम को उठाता हूँ और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करता हूँ मैं, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 11 है। एटॉमिक नंबर मीन उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं या कितने प्रोटॉन हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी वो करूँ तो इसके मुताबिक सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हमारे पास s में आएंगे, तो 1s2। उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? 2s2 में जाएंगे। उसके बाद आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2p6 में आएंगे, और नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 3s में आएंगे, तो 3s में। अब इसको भी आपने साथ साथ काउंट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन उसमें आ रहे हैं। अब देखिए ये 2 है और ये भी 2 है, तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। 4 और 6 कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। हमें क्या चाहिए? 11 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसका मतलब है हमारे पास इसमें एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। तो ये हमारे पास उसका क्या है कि हमारे पास ये IS जो उसका इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास s में आ रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? s ब्लॉक एलिमेंट है। इसी तरह अगर हम p ब्लॉक एलिमेंट लेना चाहते हैं, अब इसी तरह हमारे पास जो p ब्लॉक एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है, उसमें हमारे पास जो p ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास जो दूसरा ग्रुप है इसका बंद करो। अच्छा, ये हमारे पास क्या है? s ब्लॉक एलिमेंट है, ये हमारे पास s ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। s ब्लॉक एलिमेंट में कौन सा आ जाता है? ये जो हमारे पास है, जो फर्स्ट हमारे पास है और सेकंड हमारे पास जो ग्रुप है, ये हमारे पास क्या है? सारे हमारे पास क्या है? s ब्लॉक एलिमेंट है।
और ये जो हमारे पास एलिमेंट है यहाँ से लेकर ये सारा हमारे पास क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास ये जो सारा है, यहाँ से यहाँ तक ये सारा, ये हमारे पास क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। और यहाँ से ये हमारे पास क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा हमारे पास क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है। यहाँ पे आप देखिए, इसमें हमारे पास एक लेंथिनाइट सीरीज़ आ जाती है, एक एक्टिनाइट सीरीज़ आ जाती है, ठीक है। लेंथिनाइट सीरीज़ इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख लें तो हमारे पास एक एलिमेंट है लेंथिनम, देखिए 57 उसका एटॉमिक नंबर है। 57 के बाद आपके पास यहाँ पे 58 आ रहा है, तो ये लेंथिनम के बाद स्टार्ट होने वाले एलिमेंट है, इसलिए हम इसको कहते हैं लेंथिनाइट सीरीज़। और यहाँ पे इसके नीचे अगर हम देख लें तो ये एक्टिनाइट सीरीज़ है। एक्टिनम के बाद स्टार्ट होने वाली जो सीरीज़ होती है उसको हम एक्टिनाइट सीरीज़ कहते हैं, ये उसकी पूरी सीरीज़ है। जिस तरह हमने यहाँ पे सोडियम के मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दी, ये आपके पास सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। तो आपके पास अब आप इसमें से कोई भी दूसरा उठा सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं मैग्नीशियम को उठाता हूँ, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, अब उसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ तो हमारे पास उसी तरह हम उससे लेंगे, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या है 1s2, इसी तरह फिर 2s2 में, फिर 2 फिर 6 फिर 3s में, फिर इसके बाद इसमें, इस तरह आपके पास इसमें। तो हमारे पास उसके मुताबिक हम जब करते हैं तो 1s2 में आएगा, 2p6 में आएगा, ठीक है, सॉरी 2s2 आएगा, उसके बाद 2p6 आएगा आपके पास इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद 3s। अब अगर हम देखें तो 2 और 2 4 6 10, इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये भी आपके पास क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। यहाँ पे आपके पास ये आपको शो कर रहे हैं कि ये आपके पास फर्स्ट, ठीक है, पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 पीरियड है आपके पास। ये सारे आपके पास इस तरफ जब आप जाते हैं तो ये पीरियड है, और जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ये आपके पास ग्रुप हैं, ठीक है। अब जिस तरह हमने ये एस ब्लॉक के 2 एलिमेंट लिए थे, इसी तरह जिससे हमें ये पता चलता है जब हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जब हमारे पास ये आखिर में क्या आ गया था, 3s2 आ गया था, तो 3s2 से हमें इसके ये शेल का पता चलता है कि इसके सब शेल कौन सा है। इसके अलावा हमें उसके पीरियड का पता चलता है कि इसका कौन सा पीरियड है। अब ये थर्ड पीरियड में था, मैग्नीशियम भी हमारे पास थर्ड पीरियड में था, सोडियम भी हमारे पास थर्ड पीरियड में था, तो इसलिए हमने इसके आगे 3 लगा दिया। और जो ये ऊपर है आपके पास, ये उसके इलेक्ट्रॉन को शो करता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जिस तरह इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था और इसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह जब आप पी ब्लॉक एलिमेंट को लेते हैं तो पी ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास कोई भी आप ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं कार्बन को लेता हूँ, कार्बन उसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे 1s2 में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 1s2 में जाएंगे, उसके बाद 2p में जाएंगे, सॉरी 2s में जाएंगे, 1s के बाद 2s में जाएंगे, 2s के बाद 2p में जाएंगे, तो 2 उसके बाद 2s में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद 2s के बाद 2p में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब p में काउंट करने के कितने इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे, जिस तरह 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, कितने हो गए, 4 हो गए, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें 6 चाहिए, तो इसका मतलब है p के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वैसे p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने उस एटम के मुताबिक उसको देखना पड़ता है, तो उसके मुताबिक यहाँ पे इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसी तरह आप किसी और की भी कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा एलिमेंट है, क्लोरीन है, मैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ ताकि आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो प्रोसेस है इसकी सही समझ आ जाए कि आप किस तरह उसको इलेक्ट्रॉन देंगे, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन किस तरह आ रहे हैं, किस तरह हमने उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है उसकी। तो क्लोरीन की हमारे पास है, तो यहाँ पे हम जिस तरह 1s2 है, यहाँ से मैं आपको करके देता हूँ, 1s2 है, उसके बाद 2s2 है, 2p6 है, उसके बाद 3s2 है, उसके बाद 3p6 है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि देखिए ये आपके पास क्या आ रहा है,
तीसरे में आ रहा है, ठीक है। तो 3p इसके आखिर में 3p आएगा, ठीक है। तो 3p का एलिमेंट है ये 3p। अब 3 तीसरे हमें इससे शेल का पता, पीरियड का हमें पता चला है कि ये आपके पास थर्ड पीरियड में है या थर्ड शेल में है, या फिर शेल भी कह सकते हैं। और ये आपके पास p ब्लॉक एलिमेंट है। इसके आप इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे 2 to 4, ठीक है। और 2 6 कितने हो जाएंगे 10 to 12 और कितने चाहिए हमें 17। तो आपके पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आपके पास 17 हो गए हैं। 4 6 7 8 9 10 और 5 15 16 17 इलेक्ट्रॉन आपके पास हो गए हैं। यानी आपके पास ये 5 है। यहाँ पे आप देख लें तो ये P1 होंगे, ये सारे इसके आखिर में P1 होंगे। इसी तरह जो आपके पास ये दूसरा है इसमें सब में आखिर में आपके पास P2 होंगे। इसी तरह आपके पास जो 3 है इसमें सारे आपके पास P3 में आएंगे। और ये जो आपके पास है ये सारे आपके पास P4 में आएंगे, ये P5 में, और ये आपके पास P6 में आएंगे। इसके अलावा हीलियम के अलावा बाकी आपके पास क्या होगा, ये सारे आपके पास P6 में आएंगे। ये हमारे पास S ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि हमारे पास या इसका शेल S पे कंप्लीट होता है या इन एलिमेंट का आपके पास क्या होता है P पे कंप्लीट होता है। आप ऐसे ही करें। सर जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आप प्रिंसिपल की वजह से सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आप प्रिंसिपल की वजह से करते हैं तो इसमें 2 and 2 की ज़रूरत नहीं है। देखिए आप प्रिंसिपल जो है उसकी अपनी जगह है, ठीक है। और आपके पास जो 2 and 2 रूल है उसकी अपनी जगह है। 2 and 2 रूल जो है वो हमें शेल के बारे में बताते हैं कि आपको पता हो कि आपके पास शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। जब आपको पता होगा कि एक इस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन आते हैं तो आप उसके बारे में उस मज़ीद आप डिटेल से बताएंगे कि आपके पास किस तरह सब शेल में फिर उसके बाद किस तरह इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 2 and 2 रूल का अपनी जगह है और आपका प्रिंसिपल जो है उसकी अपनी जगह है। 2 and 2 रूल आपको मेन चीज़ के बारे में बताता है, जबकि आपका प्रिंसिपल है वो सिर्फ आपको उसकी जो सब शेल है उसके अंदर, उस शेल के अंदर जो सब शेल है उसके बारे में आपको डिटेल फराहम करता है। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे शेल को नाम दिया था कि ये फर्स्ट शेल था, ये सेकंड शेल था, ये थर्ड शेल था, फोर्थ शेल था, 5 इस तरह 6 7 शेल होंगे। अब हमें मेन शेल का पता चलेगा। अब जब देखिए हमने 1 शेल का किया था तो हमें पता चल गया कि 1 में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और इसी तरह हमने दूसरे का किया तो हमें उसमें पता चल गया कि हमारे पास उसमें आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसी तरह हमें तीसरे का पता चलेगा, चौथे का पता चलेगा। जब हमें इनका पता चल जाएगा तो फिर हमारे लिए आसान होगा कि हम इसको ऑफ द प्रिंसिपल के ज़रिए से हल कर लें कि हमारे पास उसमें क्या कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहले में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में कितने, तीसरे में। अगर हम इस हिसाब से देख लें तो फिर हमारे लिए बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तरह क्लाउड्स की फॉर्म में हैं। ये आपके पास n की वैल्यू 1 है, ये n की वैल्यू 2 थी, ये n की वैल्यू 3, ये 4 5 इस तरह 6 होता है आपके पास। अब देखिए ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, क्लाउड्स की फॉर्म में है, तो आप उसको नहीं बता सकते हैं। 2 and 2 रूल में तो आपको सिर्फ पता चल गया कि सिर्फ आपके पास उसमें इस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन, यानी ये कमरा है उसमें आपके पास 2 बंदे आ रहे हैं, दूसरा कमरा है उसमें आपके पास 8 बंदे आ रहे हैं, इस तरह तीसरे आपको कमरों का पता चल गया। अब आपने या इस तरह आप कोई और इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, यानी आपको उस मेन चीज़ का पता चल गया कि उसके अंदर इतनी चीज़ें आती हैं। अब चूँकि हमारे पास ये गैस की फॉर्म में होते हैं, क्लाउड्स की तरह होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अंदर मिक्स हुए होते हैं, तो हमें इसमें कन्फ्यूजन। अब ये आपके पास एक लाइन आ रही है और एक ये लाइन आ रही है, तो आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि पहले आप इसके इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे या इसको इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, क्योंकि जब रिएक्शन करता है तो सबसे पहले जो बाहर वाला होगा वो आपके पास एक्साइटेड स्टेट में होगा। ये जो आपके पास आ रहा है, हालांकि इसका नंबर बाद में है, फ़र्ज़ करिए 4 वाला है, लेकिन ये 3 वाला इससे पहले आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास जिस तरह आपके पास देखें, अब यहाँ पे 3 वाला आपके पास इसमें आ गया है, ठीक है। 3 के बाद आपके पास ये आना चाहिए, 3D आना चाहिए, लेकिन ये 4 वाला आ जाता है। क्यों 4 वाला आ जाता है? क्योंकि ये थोड़ा सा बाहर निकला होता है, ये इसका अंदर आ जाता है, तो आपके पास एक्साइटेड होगा, ये इनर्जेटिक होगा, ये आपके पास रिएक्शन करेगा, ये वाला फ़िलहाल रिएक्शन नहीं करेगा। जिस तरह
जिस तरह हमारे पास एस पी का एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का था, इसी तरह हमारे पास जो डी ब्लॉक है, चूँकि हमारे पास जो डी है वो 3 से शुरू होता है, ठीक है। थर्ड हमारे पास जो शेल है उससे शुरू होता है, तो हमारे पास उसके लिए एक फार्मूला है n-1d, ठीक है। यानी n मीन नंबर ऑफ शेल या जो सीरीज़ थी हमारे पास, जो ग्रुप थे, n मीन नंबर जो आपके पास d होगा या जो उससे पहले वाले आपके पास आएंगे उसमें से आपने एक माइनस करना है, 1 को माइनस करना है, और d में आपके पास 1 से लेकर 10 तक आ सकते हैं। और n मीन जो आपके पास नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, जो उसमें आपके पास उसका शेल होगा, उस में से आपने वही s का जो होगा, s वाले में से आपने n वाले को 1 माइनस करना है, और ये 0 1 2 इसमें आ सकते हैं। यानी या आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या अगर नहीं भी है इलेक्ट्रॉन तो s आपके पास उधर मौजूद होगा। n मीन नंबर, और आपके पास s आपके पास उसी तरह s ब्लॉक है। इसी तरह अगर हम स्कैंडियम की करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो आपके पास है 1s2 2s2, उसके बाद आपके पास 2p6 है, 3s2 3p6, उसके बाद 4s2, और 4s2 के बाद आपके पास आता है 3d1। अब देखिए अगर हम तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल में अगर हम देख लें स्कैंडियम, अगर हम देख लें तो ये हमारे पास स्कैंडियम ये है। अब अगर हम इसको देख लें तो ये देखिए हमारे पास ये 4 में आ रहा है, जिस तरह हम इससे पहले पढ़ रहे थे कि सोडियम हमारे पास क्या था, 3s1 था, तो ये हमारे पास क्या होगा 4n मीन यहाँ पे आपके पास जो अब n था हमारे पास, अब आप उसके लिए मालूम करोगे n-1d और ns। अब यहाँ पे आपके पास जो s है वो कितना है, 4 है, तो यहाँ पे आपके पास 4s2 होगा, और d के लिए आपके पास क्या होगा 4-1d यानी 3d, और d में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 3d1 है और आपके पास 4s2 हो जाएगा आपके पास। इस तरह हमारे पास ये जो आपके पास थे यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन तक, तो इसको हम क्या कहते हैं, कोर शेल कहते हैं। कोर शेल हमारे पास ये होता है कि जो स्टेबल होता है। अब यहाँ पे जिस तरह नियान था, इसी तरह हमारे पास जो आर्गन है उसमें आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये उसका कोर शेल होगा। इस सारे आपके पास जो सीरीज़ है उसका कोर शेल होगा, यानी 18 उसके ये इलेक्ट्रॉन होंगे, और उसके बाद आपके पास इस तरह 21 है, तो 18 की जगह हम क्या लिखेंगे, आर्गन लिखेंगे AR, जो कि आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल है। और जो बाकी है 3ds 3 1 4s2, या आपके पास 4s2 3d1 बाद में लिख लें, ठीक है। तो 18 19 20 21 यानी आपके पास इसमें 21 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसका कोर शेल कहते हैं। यानी अगर आप ये सारा कुछ ना लिखें तो आपको पता होना चाहिए कि 4 शेल है, तो इसका मतलब है ये 3D होगा, तो ये 3D1 होगा, ये 3D2 होगा, इस तरह ये 3D आगे 4 5 6 7 इस तरह 9 10 तक जाता रहेगा। यानी आपके पास D में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जिस तरह हम लोगों ने S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक उसके लिए अपना फार्मूला बताया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो F ब्लॉक है उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, क्योंकि हमारे पास ये F पे कंप्लीट होगा या इनकम्प्लीट होगा, तो हमारे पास उसके लिए फार्मूला है n-2f। 0 मीन या उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 14 तक उसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह D में तो उसी तरह होगा, चूँकि हमारे पास D आपके पास हमने इससे पहले पढ़ा था कि D में हमारे पास क्या था, D हमारे पास 3 से शुरू हो रहा था, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जो F है वो चूँकि 4 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग n-2 करेंगे F, n-2F, और ये आपके पास टोटल ओवरऑल, और इसका जो S होगा। तो वैलेंसी के बारे में बात करते हैं। हमें हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल होता है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी हमें वैलेंसी का पता होना चाहिए। वैलेंसी मीन के उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसको हम वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो ग्रुप 1 है लिथियम है, सोडियम, पोटाशियम और बेरियम है। इसी तरह हमारे पास ग्रुप 2 है, बेरिलियम, मैग्नीशियम है, स्ट्रोंटियम है, बेरियम है। इसी तरह ग्रुप 3 है
बोरान, एल्यूमिनियम, इसी तरह हमारे पास ये जितने भी सारे हमारे पास ग्रुप है, इसकी हमें वैलेंसी का पता होना चाहिए। वैलेंसी मीन कि वो कितने इलेक्ट्रॉन किसी और के साथ शेयर कर सकता है। अब अगर हम इनके देख लें, हमारे पास जो पहला ग्रुप है जिसमें हमारे पास है लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, तो लिथियम का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा कर लें तो लिथियम में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, पहले में उसके 2 इलेक्ट्रॉन और आखिरी शेल में उसके 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर कर सकता है। तो लिथियम हमारे पास क्या होता है, +1 स्टेट में पाया जाता है। इसी तरह अगर हम सोडियम की बात कर लें तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में उसके 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में उसके 1 इलेक्ट्रॉन। 8, 2, 10 और 1, 11, यानी सोडियम में हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है जो कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है और वो +1 में आ जाएगा। पोटाशियम की बात करें तो पोटाशियम हमारे पास उसमें 19 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसमें अगर हम देख लें तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में उसके 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तीसरे में भी उसके 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं और चौथे में उसका 1 इलेक्ट्रॉन आता है। यानी ये भी हमारे पास क्या है, +1 की फॉर्म में पाया जाता है। यानी अगर हम इस ग्रुप को ले लें तो ये हमारे पास क्या होगा, ये सारा का सारा +1 में पाया जाता है, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं, मीन कि ये इलेक्ट्रॉन किसी को आसानी से दे सकते हैं। इसी तरह अगर हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले में उसके 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में भी उसके 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब बेरिलियम किसी को अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। क्योंकि अब ये क्यों 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ये क्यों 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इसी तरह हमारे पास मैग्नीशियम है जिसमें आपके पास क्या है, 12 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ड्रा करते हैं तो पहले में उसके 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में उसके 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में भी उसके 8 इलेक्ट्रॉन और आखिर में उसके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब क्या होता है कि ये भी किसी को अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी मैग्नीशियम +2 की फॉर्म में हमारे पास पाया जाता है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्यों देते हैं या इसी तरह ये 1 इलेक्ट्रॉन क्यों देते हैं, क्योंकि इनके शेल बड़े हो जाते हैं। तो ये आपके पास एक रूल होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डुप्लेट रूल कहते हैं, और एक हमारे पास अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक डुप्लेट रूल होता है और एक हमारे पास ऑक्टेट रूल होता है। डुप्लेट रूल का मतलब है कि आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको हम कहेंगे डुप्लेट रूल, और ऑक्टेट रूल मीन कि आपके पास आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास ऑक्टेट रूल है। अब क्या करते हैं, ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है ये इसके न्यूक्लियस में इतनी पावर नहीं है कि ये इसके मज़ीद 7 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट कर सके। फ़र्ज़ करें ये सोडियम की मैं बात कर रहा हूँ, तो सोडियम अगर किसी से 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेता है तो इसके इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। मीन पहले उसके एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 11 है, प्रोटॉनों की तादाद भी हमारे पास क्या है, वो भी 11 है। लेकिन जब वो किसी इलेक्ट्रॉन लेगा, मीन उसने 7 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो फ़र्ज़ करें +7 हो गया, तो ये आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन उसके प्रोटॉनों की तादाद कम हो गई है। जब प्रोटॉनों की तादाद कम होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से नहीं ले सकता। तो वो क्या करता है, अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है ये किसी को दे देता है, और ये आपके पास ऑक्टेट रूल उसका ओबे हो जाता है यहाँ पे। अब ये शेल इसका इधर मौजूद होता है, शेल कोई ख़ास चीज़ नहीं है, शेल वो रास्ता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, शेल वो जगह है। बाकी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जगह तो मौजूद होती है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आपके पास उसका जो साइज़ होगा वो आपके पास ये उसका साइज़ रह जाएगा।
इसमें अभी हम लोगों ने जिस तरह के हमने वैलेंसीज के बारे में पढ़ा है, वैलेंसीज हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको पता चले कि हमारे पास उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वो कितने इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर कर सकता है। ये अगर हमें पता होगा तो हमें आगे जब हम उसकी बॉन्डिंग बनाएंगे, उसके जब हम रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करने में हमें आसानी होती है, क्योंकि हमारा जो ज़्यादा वर्क है ये हम लोग पेपर पे कर रहे होते हैं। प्रैक्टिकल हमारा काम इतना ज़्यादा नहीं होता है। प्रैक्टिकल तो हम वो बनाते हैं, असल चीज़ तो प्रैक्टिकल है, हमें प्रैक्टिकल तौर पर वो चीज़ करनी चाहिए। लेकिन हमारे आजकल इतना रिटन वर्क इतना ज़्यादा हो गया है कि बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब कि और तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इन चीज़ों को समझना पड़ता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आखिरी शेल में, वो कितने इलेक्ट्रॉन उसको दे सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन उससे ले सकता है। तो ये इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए ताकि जब हम उसका रिएक्शन करें तो फिर हमें आसानी हो। इसी तरह हमारे पास बोरान है। तो बोरान का आपके पास क्या है कि 5 इलेक्ट्रॉन है उसमें, ठीक है। एटॉमिक नंबर आपके पास इसका 5 है, ठीक है। और उसमें हमारे पास क्या है कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में उसके कितने आ जाएंगे, अब 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी वो अपने किसी को 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसी तरह एल्यूमिनियम जो है हमारे पास, उसमें 13 इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहले में उसके 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में उसके 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10 और 3 13, यानी 13। तो ये भी अपने किसी को 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसी तरह गैलियम वगैरह है, बाकी ये सारे ग्रुप पूरा के पूरा, यानी ये जो आपके पास ग्रुप होगा ये अपने किसी को +3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। इसी तरह अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं। पहले में उसके 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में उसके 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब ये किसी को अपने +4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, किसी से +4 ले भी सकता है। लेकिन यहाँ पे ये फिर कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है। कोवेलेंट में क्या करते हैं, ये शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉन, यानी ये एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ जो दूसरा आएगा वो इसके साथ शेयर करेगा, इधर एक दूसरा आएगा, ये भी आपके पास आएगा। जबकि हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप है ये वाले, ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास आयनिक बॉन्ड इसमें आ जाता है, यानी जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये जो कंपाउंड होंगे हमारे पास, इसके जो कंपाउंड होंगे इन एलिमेंट्स के, ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। जबकि ये जो हमारे पास एलिमेंट्स है ये ज़्यादा तौर पर म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, यानी इनमें हमारे पास जब रिएक्शन होता है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, यानी ये मुकम्मल तौर पर अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देते किसी को, बल्कि उसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन की बात कर लें तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है। उसमें भी आपके पास क्या है, पहले में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में उसके पास आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी नाइट्रोजन आपके पास क्या कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन अब किसी के साथ। अब देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल के करीब आ रहे हैं, जो कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए हमारे पास, ऑक्टेट रूल के करीब आ रहे हैं। तो इसका मतलब है ये अगर किसी को 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन अगर ये किसी को देगा तो इसकी न्यूक्लियस पे क्या हो जाएगा कि आपके पास प्रोटॉनों की तादाद बढ़ जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देता, बल्कि ये क्या करता है कि 3 इलेक्ट्रॉन किसी से हासिल कर लेता है, या उसके साथ ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन जो है ये किसी के साथ शेयर कर लेता है। तो इसी तरह ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ख़ास तौर पर नाइट्रोजन का जो हम देख लें तो ये हाइड्रोजन के साथ बना लेता है और अमोनिया बना लेता है। जिस तरह हमने भी नाइट्रोजन का देखा कि 3 इलेक्ट्रॉन वो किसी के साथ शेयर कर सकता है। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन का देख लें तो ऑक्सीजन में हमारे पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वो भी आपके पास पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में उसके अब 8 नहीं आएंगे, वैसे आ सकते हैं 8 हैं, लेकिन वो कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी उसके आखिर में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यानी ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन उसके साथ और भी कम है इसमें, तो यहाँ पे 2 की वैलेंसी है, यानी ये आपके पास अब -2 की फॉर्म में होगा, यानी ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये जब आपके पास किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये आपके पास जिस तरह O2 की फॉर्म में होता है, यानी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है,
तो आपके पास या इसके साथ उसके साथ शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा जो आपके पास फ्लोरीन है जो कि आपके पास 9 है उसका एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे अगर हम उसका देख लें तो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी उसके आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अब ये किसी को अपने 7 इलेक्ट्रॉन देने की बजाय ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और ये सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला है, नेगेटिव। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट जो हमारे पास फैमिली है इसको अगर हम देख लें तो वो हमारे पास हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है। इसको हम हेलोजेंस कहते हैं, सॉरी नोबल गैसेस कहते हैं। हेलोजेंस हमारे पास फ्लोरीन थे, क्लोरीन थे, ब्रोमीन थे, आयोडीन थे, ये हमारे पास हेलोजेंस थे। हेलोजेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साल्ट बनाते हैं। अब जिस तरह हम सोडियम के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो NaCl ये उसने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, फ़र्ज़ करिए सोडियम ने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया था। जिस तरह हमने इससे पहले पढ़ा था कि सोडियम के आखिर में एक इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम ने इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इसके साथ आयनिक बॉन्ड उसने बना दिया क्योंकि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर वो दे देता है। तो सोडियम ने यहाँ पे इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो सोडियम का ऑक्टेट रूल भी पूरा हो गया और इसका ऑक्टेट रूल भी पूरा हो गया। इसी तरह ये तो हमने फ्लोरीन का किया हुआ है। इसी तरह आपके पास सोडियम का भी इसी तरह होता है क्योंकि सोडियम में भी आखिर में एटॉमिक नंबर उसका है सोडियम का, सॉरी क्लोरीन का, क्योंकि हम हेलोजेंस को थोड़ा सा भी दोबारा डिस्कस कर रहे हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 17 है। पहले में उसके 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में उसके 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में उसके होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था असल में ये फ्लोरीन का नहीं था, ये सोडियम का था। तो सोडियम को आपके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 उसके इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास। तो सोडियम उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है तो NaCl बन जाएगा। इसी तरह अगर पोटाशियम दे देता है तो पोटाशियम क्लोराइड बन जाएगा। सोडियम दे दिया है तो सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम ने अगर दे दिया तो पोटाशियम क्लोराइड। इसी तरह अब जो दूसरा ग्रुप होगा ये फिर आगे हम पढ़ते हैं कि किस तरह रिएक्शन में हो। यहाँ पे हमारे पास फिलहाल टॉपिक है वैलेंसी का कि कितने इलेक्ट्रॉन वो किसी को दे सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकते हैं या कितने शेयर कर सकते हैं उसके साथ। तो यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा और सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा, यानी सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इसने, ये सोडियम था, हमने इसको स्टडी किया था। और यहाँ पे ये आपके पास हमने क्लोरीन का ड्रा किया था, सॉरी वह फ्लोरीन का था। इसी तरह ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सारे आपके पास क्या है, साल्ट्स बनाते हैं। जिस तरह अगर हम ब्रोमीन का करेंगे तो आपके पास NaBr सोडियम ब्रोमाइड। इस तरह सोडियम को अगर हम आयोडीन के साथ करेंगे तो सोडियम आयोडाइड, ये भी एक इलेक्ट्रॉन और ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा। इस तरह आपके पास ये आपके पास रेडियोएक्टिव होता है, ये आपके पास मतलब कि हमारे पास जो है साल्ट बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो अगर हमारे पास देख लें तो वो है आपके पास नियान है, हीलियम है, नियान है, आर्गन है। हम नियान से स्टार्ट करें क्योंकि वो ऑक्टेट रूल में आ जाता है और हीलियम डुप्लेट रूल में आ जाता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम इसका देख लें तो नियान के बारे में है कि हमारे पास इसमें क्या है कि पहले में उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में उसके 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे इसका ऑक्टेट रूल पूरा हो चुका है, यानी उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, मज़ीद इलेक्ट्रॉन किसी से नहीं ले सकता, न किसी को अपने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तौर पर देता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं, क्योंकि ये आपके पास स्टेबल होते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, और मतलब कि पाए जाते हैं लेकिन अनरिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं किसी के साथ, क्योंकि इनका ऑक्टेट रूल पूरा हो चुका होता है, कंप्लीट हो चुका होता है। अब हम इनके कुछ रिएक्शन पढ़ लेते हैं ताकि हमने जो उनकी वैलेंसीज पढ़ी है तो हमें उनका पता हो कि हमारे पास ये किस चीज़ के साथ रिएक्शन कर सकता है। अब अगर हमारे पास है फर्स्ट ग्रुप, जिस तरह हमारे पास है
लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम, फ्रेंशियम है। तो अगर हम इसमें से कोई भी ले सकते हैं आप, यहाँ पे हम लोग सोडियम को लेते हैं। तो सोडियम को अगर हम लेते हैं तो सोडियम का जिस तरह हमने इससे पहले पढ़ा था कि ये सोडियम है, उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। पहले उसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे में उसके 8 इलेक्ट्रॉन और आखिरी शेल में उसका 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब वो किसी के साथ अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, ठीक है। अब अगर हम उसका ऑक्सीजन के साथ फर्स्ट करें रिएक्शन करते हैं O2 के साथ। अब ऑक्सीजन एटॉमिक फार्म में नहीं पाया जाता है, वो मॉलिक्यूल की फार्म में होता है। तो ऑक्सीजन दूसरे के साथ, ऑक्सीजन के साथ उसने बॉन्ड बनाया होता है, यानी ये एक ऑक्सीजन है, ये इसके साथ दूसरा ऑक्सीजन इस तरह बॉन्ड बनाया, जिस तरह हमने यहाँ पे इसका पढ़ा था। यहाँ पे ये ऑक्सीजन था, यहाँ पे आपके पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल उसका एटॉमिक नंबर 8 था। लेकिन पहले में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे में उसके थे 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो इसको सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब जब हम इसका बॉन्ड बनाएंगे, इसको तोड़ेंगे बॉन्ड, तो अब हमारे पास जो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं इसी तरह ड्रा नहीं करता हूँ। यहाँ पे आपके पास इस तरह दूसरा ऑक्सीजन भी होगा और उसने भी इसके साथ इधर बॉन्ड बनाए होंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ शेयर किए होंगे। मैं इसके साथ इसको इसी तरह जनरली तौर पर थोड़ा सा बना देता हूँ। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ उन्होंने शेयर किया हुआ है। यहाँ पे मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया कि ये उसने इसके साथ बॉन्ड बना दिया। अब क्या होगा, यहाँ से इसका ये बॉन्ड टूटेगा, इसी तरह ये भी बॉन्ड आपके पास ऑक्सीजन जो है वो भी टूटेगा। ये सोडियम जो है आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहाँ से जब इसका बॉन्ड टूटता है तो हम क्या करेंगे, 1 सोडियम इसके पास आ जाएगा और हमें क्या चाहिए, 1 सोडियम दूसरा भी चाहिए, वो इसके पास आ जाएगा। तो अगर हम सोडियम है, हमें एक और सोडियम चाहिए, तो यहाँ पे एक इसके साथ आ जाएगा सोडियम और आपके पास दूसरा सोडियम इसके साथ आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास इस तरह बन जाएगा, सोडियम है, इसके साथ ऑक्सीजन है, फिर आपके पास ऑक्सीजन है और फिर सोडियम है। अब हमारे पास क्या बन गया है, ये पर ऑक्साइड बन गया है, यानी सोडियम पर ऑक्साइड बन गया है। लेकिन अगर हम इसको मज़ीद ऑक्सीजन दे दें, सोडियम दे दें, तो यहाँ से इसका जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा और यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। यानी अगर हम इसको ले लेते दोबारा, ठीक है, तो यहाँ से इसका बॉन्ड टूट जाता है। सोडियम जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन अपने आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, जो इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, ये इनके लिए मुश्किल है कि ये एक दूसरे के साथ उन्होंने शेयर किया है, क्योंकि इसको जब दूसरा सोडियम मिल जाता है जो उसको इलेक्ट्रॉन आसानी से देता है, तो ये यहाँ से अपना बॉन्ड तोड़ के ये आपके पास ही इसको दे देता है और इस तरह आपके पास ही इसके पास आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो एक सोडियम था ये एक ऑक्सीजन के साथ, और इस तरह आपके पास जो दूसरा सोडियम था वो इसके साथ आ जाता है, और यहाँ पे जो इनका बॉन्ड होता है आपस में वो आपके पास टूट जाता है, और यहाँ पे ये आपके पास इधर और यहाँ पे ये आपके पास इधर आ जाता है। तो आपके पास क्या बन जाता है, Na2O, और इस तरह भी आपके पास क्या बन गया, Na2O। तो ये हमारे पास क्या है, इन्होंने नॉर्मल ऑक्साइड बना लिए हैं, यानी हमने इसको तब तक सोडियम दिए हैं, सोडियम को उतने ऑक्सीजन, यानी अगर हम देख लें तो इसका भी ऑक्टेट रूल पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट रूल पूरा हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन चूँकि आपस में बॉन्ड बना रहा था एक बॉन्ड, तो यहाँ पे इसको हम लोग पर ऑक्साइड में लेते हैं। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा ग्रुप है जो कि आपके पास बेरिलियम, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम है, अगर हम इसमें देख लें, इसमें भी आप कोई भी ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं लेता हूँ मैग्नीशियम को, ठीक है। मैग्नीशियम का ये हमने उसका स्ट्रक्चर ड्रा किया था कि उसके पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके दूसरे में 8, तीसरे में भी उसके 8 और आखिर में उसके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब हमारे पास है मैग्नीशियम, जिसमें पहले हमारे पास उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 और 2 10 और 2 आपके पास 12, यानी आखिरी शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये किसी को 2 इलेक्ट्रॉन जब देता है, ठीक है, तो आपके पास इससे पहले हमने ऑक्सीजन का पढ़ा था, यहाँ पे ऑक्सीजन जिस तरह इससे पहले हमने सोडियम के साथ किया था, अब हम इसी तरह मैग्नीशियम के साथ उसका रिएक्शन करेंगे। तो मैग्नीशियम के साथ जब हम इसका ऑक्सीजन का रिएक्शन करते हैं तो अब हमें पता है कि ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड बनाया हुआ होता है इन्होंने, ठीक है। तो
यहाँ से आपके पास, अब देखिए मैग्नीशियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। अब अगर यहाँ से इसका बॉन्ड टूटता है और यहाँ से भी आपके पास बॉन्ड टूटता है, तो यहाँ पे ये जो मैग्नीशियम होगा ये इस ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बना लेगा। इसी तरह आपके पास जो दूसरा आपके पास ऑक्सीजन है, जब दूसरा मैग्नीशियम आएगा तो आपके पास ये दूसरा भी उसके साथ डबल बॉन्ड आए। तो जब हम इसका रिएक्शन लिखते हैं तो मैग्नीशियम हमारे पास था और ऑक्सीजन था ये हमारे पास। अब इसमें रिएक्शन को बैलेंस करना ज़रूरी है। अब एक ऑक्सीजन को हमें क्या चाहिए, एक ऑक्सीजन है उसके लिए हमें एक मैग्नीशियम चाहिए, ठीक है। इसी तरह हमारे पास दूसरा ऑक्सीजन है उसके लिए भी एक मैग्नीशियम चाहिए। तो हम यहाँ पे इसका 2 लिखेंगे, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा MgO और आपके पास ये 2MgO बनेगा। यहाँ पे और यहाँ पे लिखने का बहुत इसमें फ़र्क होता है। जब हम यहाँ पे लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये आपस में बॉन्डिंग बनाया हुआ है, इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है। जबकि ये जो आपके पास ग्रुप है ये मेटल हैं, ये जो आपके पास ग्रुप है और ये जो आपके पास ग्रुप है और ये जो आपके पास ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप, इनमें मेटल पाए जाते हैं। ये आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं, इनमें मेटालिक बॉन्ड मौजूद होता है और ये इस तरह कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते जिस तरह या आपके पास ऑक्सीजन का हमने ऑक्सीजन के साथ कर लिया। तो मैग्नीशियम के साथ इस तरह बॉन्ड नहीं बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता कि हम कहीं मैग्नीशियम के साथ इस तरह बॉन्ड बनाए, नहीं। इनमें मेटालिक बॉन्ड होता है जो कि आपके पास हम किसी और वीडियो में आपको बताएंगे यहाँ पे कि मेटालिक बॉन्ड कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है। यहाँ पे इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो यहाँ इसको आप करेंगे। और ये चूँकि एटम की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको इधर लिखेंगे, क्योंकि जिसका भी बॉन्ड नहीं बना होगा वो आप इधर इसकी तादाद काउंट करेंगे। यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात होती है, यानी उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी तादाद कितनी है। और यहाँ पे जो होते हैं ये आपस में बॉन्डिंग शो कर रहा होता है कि ये बॉन्ड किस तरह बना है। जिस तरह हम N2 कर लेते हैं, N2 मतलब N नाइट्रोजन ने आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसी तरह आप कोई भी इसमें से ले सकते हैं, जिस तरह नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, यानी अगर इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया होगा तो आप N2 लिखेंगे इस तरह। और अगर आप सिंगल एटम की फॉर्म में लेंगे तो आप N लिखेंगे। और अगर आप इसको ऑक्सीजन को बॉन्ड तोड़ के इसको एटॉमिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह लिखेंगे हाफ O2, यानी आपके पास जो ऑक्सीजन है ये हाफ हो जाएगा। या आप अगर आप इसको एटॉमिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। रिएक्शन स्टार्ट कर लेते हैं कि कार्बन किसके साथ बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन है, कार्बन आपको जिस तरह पता है कि ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा था, ठीक है। +4 इलेक्ट्रॉन प्लस में भी जा सकता है, माइनस में भी जा सकता है, लेकिन ये तो ज़्यादा तौर पर इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दूसरे के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन है तो हमारे पास उसके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कार्बन आपके पास है तो उसके आपके पास यहाँ पे हम 4 डॉट लगाते हैं, ठीक है। और इसको हम क्रॉस डॉट फार्मूला भी कहते हैं, इसके थ्रू मैं आपको अभी करवा देता हूँ। क्रॉस डॉट फार्मूला, इसके थ्रू हम करते हैं, यानी एक एलिमेंट को हम डॉट से ज़ाहिर करते हैं और दूसरे को हम क्रॉस से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह मैं फ़र्ज़ करें हाइड्रोजन के साथ कर लेता हूँ, तो हाइड्रोजन इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि उसमें आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे आपके पास कार्बन है जिसके हमने 4 डॉट्स लगा दिए, और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है जिसका हम एक क्रॉस लगाएंगे। क्यों एक क्रॉस लगाएंगे? क्योंकि हमारे पास इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब हम इनका आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये तो मैंने उसकी जनरल आपको बताया है कि आपके पास है, लेकिन आपके पास जब हाइड्रोजन होता है वो आपके पास एटॉमिक फॉर्म में नहीं होता है, वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है। जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो आपके पास मीथेन गैस बनेगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कार्बन है, उसके साथ हम हाइड्रोजन का रिएक्शन करते हैं और यहाँ उसके नतीजे में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ बना हुआ है। अब अगर हम इसका देख लें तो यहाँ पे आपके पास एक कार्बन है, उसके साथ हमने ये इसका एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाया है, तो ये उसके साथ आ गया। लेकिन कार्बन का इधर दूसरा डॉट भी मौजूद था, तो उसके साथ अगर हम हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाते हैं तो ये आपके पास इधर कार्बन का तीसरा था और हाइड्रोजन का है, इधर आपके पास है 4। तो कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हो गए, तो उसके लिए हमें 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो 4 हाइड्रोजन जो हमारे पास होता है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है,
यानी हाइड्रोजन जो होता है वो आपस में इस तरह उन्होंने बॉन्ड बनाया होता है। यानी ये आपके पास एक हाइड्रोजन है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था, और ये आपके पास दूसरा हाइड्रोजन है जो आपके पास, और इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, जिसको हम लोग H2 भी कह सकते हैं। अब ये मॉलिक्यूल की फॉर्म है, तो ये तो एक मॉलिक्यूल है, तो हमें तो दो चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, जब इसका बॉन्ड टूटता है तो एक आपके पास इस कार्बन के पास आता है, दूसरा इस कार्बन के पास आता है, इसी कार्बन के पास आता है। और इसी तरह हमें एक और हाइड्रोजन चाहिए मॉलिक्यूल की फॉर्म में, जब इसका बॉन्ड टूटेगा तो ये आपके पास ये एक इधर बॉन्ड बनाएगा और एक आपके पास ये इधर आ जाएगा। तो हमारे पास कितने चाहिए, तो हमें 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए। यानी हमारे पास जब CH4 बनेगा तो उसके लिए हमें 4 हाइड्रोजन चाहिए एटॉमिक फार्म में। अगर हम मॉलिक्यूल की फार्म में करेंगे तो हमें 2 मॉलिक्यूल की फार्म में चाहिए। अगर हम कार्बन का रिएक्शन कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो इसका भी हमारे पास इस तरह है। अगर हम उसको क्रॉस डॉट फार्मूले के ज़रिए से शो करना चाहते हैं तो कार्बन की उसी तरह हम लोग क्या लगाएंगे, 4 डॉट लगाएंगे, और ऑक्सीजन जो कि आपस में मॉलिक्यूल की फार्म में होता है तो हम उसके लिए क्रॉस लगाते हैं। ये आपके पास उसके क्रॉस हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे इसका दूसरा ऑक्सीजन है जिसके लिए हमने क्रॉस लगा दिए हैं, 6 इधर हो गए, और 2 इन्होंने आपस में और ये जो ऑक्सीजन है जो कि इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया, यहाँ से इसका बॉन्ड टूटता है। चाहे आप इसके साथ CH4 जो हम इससे पहले ले रहे थे वो भी आप ले सकते हैं, या सिर्फ इसके अपने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। जिस तरह हम लेना चाहते हैं कि इधर हाइड्रोजन के साथ था तो इधर भी हाइड्रोजन के साथ था, इधर भी हाइड्रोजन के साथ था, इधर भी हाइड्रोजन के साथ था, तो CH4 यानी ये इन्होंने आपस में, या इस तरह सिर्फ आप कार्बन को भी ले सकते हैं सिंपल कि कार्बन उसके साथ रिएक्शन कर रहा है और आपके पास क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। और आप इसके साथ ये भी बना सकते हैं कि जो CH4 है ये आपके पास इसके साथ रिएक्शन करता है तो ये लेंथी रिएक्शन हो जाएगा। ये सिंपल आपको करवा देता हूँ। यहाँ पे ये जो आपके पास इसके जो 2 डबल बॉन्ड होते हैं, इसका और इसका, जब ये आपस में टूटते हैं तो ये जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ आ जाते हैं, और ये जो आपके पास ऑक्सीजन के हैं ये इसके साथ आ जाते हैं। यानी ये कार्बन होगा, उसके साथ इधर एक ऑक्सीजन आ जाएगा, और ये जो आपके पास है ये एक ऑक्सीजन इसके साथ आ जाएगा। तो ये उसका स्ट्रक्चर है। यानी कार्बन जो है उसने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, क्योंकि यहाँ पे इसका बॉन्ड टूट गया। तो ये जो ऑक्सीजन होगा आपके पास, तो इसमें हमारे पास जो ये ऑक्सीजन है और ये आपके पास दूसरा ऑक्सीजन ये है, तो ये यहाँ से ये अपने इलेक्ट्रॉन जो होगा ये इसके साथ शेयर कर लेगा, इधर दे देगा, ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। और इस तरह जो आपके पास ये जो ऑक्सीजन था जिसके 2 इलेक्ट्रॉन थे इसके साथ शेयर हुए थे, अब आपके पास ये इसके साथ ये शेयर कर लेगा, और ये इससे पहले ये शेयर कर चुका है। तो इसी तरह आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। तो ये आपके पास कार्बन के हमने रिएक्शन किए थे कि जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास CH4 बनाता है, और जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसी तरह अगर हम इसका करेंगे, CH4 के साथ करेंगे और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, वाटर बनेगा हमारे पास, और एनर्जी हमें मिलेगी। तो हमारे पास एनर्जी हमें हासिल हो जाएगी। नाइट्रोजन का रिएक्शन कर रहे हैं। नाइट्रोजन चूँकि आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होता है तो N2 की फॉर्म में आपके पास पाया जाता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो होता है आपस में ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन के आखिरी शेल में वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 होते हैं, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ वो शेयर कर लेते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, पहले में उसके 2 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे में उसके थे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमने उसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन इधर ज़रूरत थे। तो ये आपके पास, इसलिए इसने नाइट्रोजन ने, इसी तरह दूसरा नाइट्रोजन होता है आपके पास और उसके साथ इन्होंने बॉन्ड बनाया होता है। तो यहाँ पे ये इसके साथ, ये आपके पास इसके साथ, और ये आपके पास, और ये आपके पास N2 भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं आप। अब हम नाइट्रोजन का जो रिएक्शन है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन का तो आपस में एक बॉन्ड होता है, तो आपके पास क्या होता है कि यहाँ से इसका बॉन्ड टूटता है एक, और यहाँ से आपके पास इसका बॉन्ड टूटता है।
तो यहाँ पे आपके पास N जो है उसमें डबल बॉन्ड आ जाता है, एक हाइड्रोजन इसके साथ आ जाता है और एक हाइड्रोजन आपके पास इस तरह आ जाता है। अब हम इसके लिए एक और हाइड्रोजन लेते हैं। इसी को जब हम दोबारा लेते हैं तो आपके पास ये तो डबल बॉन्ड था, अब इसके लिए हमें एक और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए। तो यहाँ से इसका पेयर बॉन्ड टूटता है और यहाँ से इसका एक और डबल बॉन्ड है वो आपके पास ब्रेक हो जाता है और उसके नतीजे में आपके पास बनता है, यहाँ पे आपके पास उसका सिंगल बॉन्ड रह जाता है, एक हाइड्रोजन इधर आ रह जाता है और एक आपके पास इधर रह जाता है। इस तरह इसके पास भी दो हाइड्रोजन आ जाते हैं, एक इधर आ जाता है, एक इसका ऑटोमेटिकली था, एक इधर था, ये एक इसके साथ जब इसका बॉन्ड टूटा तो आपके पास ये एक इधर आ गया है और एक इधर हाइड्रोजन आ गया, ये एक इधर आ जाएगा और एक आपके पास इधर आ जाएगा। अब इसको जब हम मज़ीद लेते हैं तो आपके पास इधर है और इसका आपस में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, इधर भी हाइड्रोजन है। अब इसके साथ जब हम एक और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास इसका यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन था, यहाँ पे उसके साथ हाइड्रोजन था, ये चीज़ मैं दोबारा इधर लिख रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा। अब यहाँ पे जो कि इसका यहाँ से बॉन्ड टूट चुका है तो यहाँ से हाइड्रोजन का बॉन्ड भी टूट जाता है और यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन इसके साथ आ जाता है और ये जो दूसरा हाइड्रोजन होता है ये आपके पास इसके साथ आ जाता है। ये तो आपके पास उसके नतीजे में ये आपके पास क्या बन गया है, NH3 बन गया है और ये भी आपके पास NH3 बन गया है, यानी ये NH3 आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी इसका हाइड्रोजन है और आपके पास इधर भी इसका हाइड्रोजन है। तो ये आपके पास क्या बन गए, 2 NH3 बन गए। तो हम इसको 2 NH3 इस तरह हम इसका लिखेंगे। तो ये हमारे पास इसका क्या रिएक्शन हुआ है इसके लिए हमें, अब ये तो मैंने आपको जनरल रिएक्शन बता दिया कि आपके पास ये इस तरह ब्रेक होता है, लेकिन इसके लिए हमें एक कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है जो इसकी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। आयरन वगैरह हम इसके लिए यूज़ करते हैं जो कि आपके पास इसका कैटलिस्ट होता है। अब हमारे पास है हैलोजेंस है, उसके कुछ रिएक्शन करते हैं कि हमारे पास हैलोजन क्या कहते हैं, साल्ट फार्मर होते हैं। साल्ट फार्मर यानी ये हमारे पास क्या कहते हैं, साल्ट बनाते हैं, नमक बनाते हैं। इसमें से हमारे पास जिस तरह इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये फ्लोरीन है, उसमें आपके पास क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर 9 है, पहले में उसके 2 और 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 इलेक्ट्रॉन है उसमें टोटल, ठीक है। उसमें पहले में 2, दूसरे में उसके 7 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन इसको ज़रूरत पड़ता है। इसी तरह आपके पास दूसरा उसका था क्लोरीन। क्लोरीन में क्या था, 17 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2, दूसरे में 8, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएंगे। इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। अब हमारे पास क्या होता है कि जिस तरह हमने इससे पहले पढ़ा है कि हमारे पास ये जो फैमिली है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम, सीजियम है, ये 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब हम इसमें से किसी के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं सोडियम को लेता हूँ, लेकिन मैं रिएक्शन किस चीज़ के करवा रहा हूँ, फ्लोरीन के करवा रहा हूँ, क्लोरीन के करवा रहा हूँ, ब्रोमीन के करवा रहा हूँ, आयोडीन के करवा रहा हूँ। इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें जो हमारे पास सिंपल है, जो कॉमन है, जो क्लोरीन है, तो हम क्लोरीन को लेते हैं। क्लोरीन जो हमारे पास होता है ये भी आपस में मॉलिक्यूल की फॉर्म में मौजूद होता है, Cl2 की फॉर्म में आपके पास मौजूद होता है। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं आप। तो आपके पास ये क्लोरीन जो है, अब हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं। सोडियम आपके पास एटॉमिक फॉर्म में होता है, इसका आप Na2 नहीं लिख सकते हैं, यानी आप Na2 इस तरह इसको नहीं लिख सकते हैं। ये अगर आप तादाद बढ़ाएंगे तो आप इसकी तादाद इधर बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास Cl2 था, चूँकि आपके पास क्लोरीन आपस में बॉन्ड बना रहा है, इधर आपके पास सोडियम है, तो यहाँ से जब इसका बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पे इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह हमने इससे पहले पढ़ा है। हमारे पास ये सोडियम है, इसमें पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में उसके 8 इलेक्ट्रॉन थे और आखिरी शेल में उसका 1 इलेक्ट्रॉन था, यानी उसका एटॉमिक नंबर क्या था, 11 था। अब एटॉमिक नंबर 11 है इसका और आखिरी शेल में उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ये हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। जब 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, इससे पहले यहाँ पे हमने क्लोरीन का भी हमने स्टडी किया था। क्लोरीन में पहले में 2, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में उसके 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे। तो ये यहाँ से सोडियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये क्लोरीन इसको हासिल कर लेता है, यानी यहाँ ये आपके पास इधर आ जाता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है कि ये आपके पास सोडियम क्लोराइड बन जाता है। तो यहाँ पे ये एक सोडियम इसको देगा, या आप उसको क्रॉस डॉट फार्मूले के ज़रिए से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक क्लोरीन था, इसके सिर्फ इधर और इस तरह आपके पास दूसरा क्लोरीन था, इन्होंने आप इसको क्रॉस से ज़ाहिर करोगे तो ये एक है।
अब यहाँ पे आप इसको सोडियम दोगे जब, तो सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस तरह हमें एक और सोडियम भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 क्लोरीन मौजूद है। तो यहाँ पे ये एक डॉट जो होगा वो इसके साथ आ जाएगा और जो दूसरा होगा वो डॉट डॉट पे नहीं लिखेंगे, फिर इसके या उसके एक को हम क्रॉस के साथ शो करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये इसके साथ आके क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। इसी तरह आपके पास जो दूसरा है ये इसके साथ NaCl बन जाएगा। तो आपके पास सोडियम क्लोराइड बन गया है। तो रिएक्शन अगर आप इसका लिख लेंगे तो Cl2 लिखेंगे प्लस Na आप लिखेंगे और इसके नतीजे में आपके पास 2NaCl बनेगा। ये आपके पास एक के साथ रिएक्शन है। अब हम दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं। फ़र्ज़ करें मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करते हैं। मैग्नीशियम का हमें पता है कि उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे और वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब अगर हम उसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनते हैं कि मैग्नीशियम जो है वो इधर इसके पास एक डॉट, इसके पास दूसरा डॉट, 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो आपके पास क्लोरीन का जो आपस में बॉन्ड है वो जब टूटेगा तो एक क्लोरीन आपके पास इसके साथ आ जाएगा, बॉन्ड बना लेगा क्रॉस, और यहाँ पे आप एक इसका क्लोरीन आ जाएगा। तो उसके नतीजे में आपके पास क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ये हमने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स थे हमारे पास, जो ग्रुप है 8 ग्रुप है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा है कि हमारे पास ये किस तरह रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। उसके हमने वैलेंसीज के बारे में पढ़ा है। तो इसके अलावा हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे बाद में, और जो हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डी ब्लॉक में चूँकि आपके पास उसकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती है, कभी वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, कभी वो 4 इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन तक वो दे सकते हैं। तो उसकी वैलेंसी डिफरेंस होती है। जबकि आपके पास जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, इस तरह आपके पास फर्स्ट ग्रुप था, सेकंड ग्रुप था, थर्ड ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 ग्रुप, या 8 ग्रुप तो नहीं है, वो तो नोबल है। 7 ग्रुप तक जो आपके पास एलिमेंट है ये रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसकी वैलेंसी फिक्स होती है। यानी ये आपके पास अगर फर्स्ट ग्रुप है तो सिर्फ वो एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, सेकंड ग्रुप है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, इसी तरह थर्ड ग्रुप है वो 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, चौथा ग्रुप है जो आपके पास वो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले भी सकता है। इसी तरह कार्बन है, नाइट्रोजन फैमिली है, इसके अलावा ऑक्सीजन फैमिली है जिसको हम चाल्कोजेंस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्लोरीन की जो फैमिली है उसको हम हेलोजेंस कहते हैं, और नोबल गैसेज है लास्ट में जो हमारे पास है। हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है जिसको हम S और P ब्लॉक कहते हैं। ये P ब्लॉक हमारे पास ये है और ये हमारे पास S ब्लॉक है, जो हमारे पास ये 2 ग्रुप हैं। इसको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। और जो हमारे पास D और F ब्लॉक एलिमेंट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट। ये जो हमारे पास ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है जिस तरह मैंने आपको बताया। ये हमारे पास जो सेकंड ग्रुप है ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं। थर्ड जो आपके पास पीरियड था यानी बोरान फैमिली, ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं। 6 वाला जो कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं। नाइट्रोजन जो फैमिली है वो किसी के साथ 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकती है या 3 किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। ये 2 किसी से शेयर कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और ये नोबल गैसेज होते हैं। अब इनकी सबकी वैलेंसी क्या है, फिक्स है। अब कार्बन के लेंगे या इसके लेंगे तो ये आपके पास 4 बॉन्ड बनाएगा, ये 3 बॉन्ड बनाएगा, ये आपके पास 2 बॉन्ड बनाएगा, ये सिर्फ 1 ही बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह आपके पास अगर इनका देख ले तो ये 1 ही बॉन्ड बनाएगा, ये आपके पास ये भी 1 ही बॉन्ड किसी के साथ वो बनाएगा। जबकि अगर हम इसको देख लें, ट्रांजिशन को देख लेंगे, तो ट्रांजिशन को मैं की डिटेल में बाद में समझाऊंगा, थोड़ा सा आपको जनरल बता देता हूँ। तो ये आपके पास इसमें डी ब्लॉक आ जाता है। तो डी ब्लॉक में हमारे पास एस में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी में हमारे पास क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इधर आपके पास 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, या इस तरह ये पेयर की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ये भी आपके पास पेयर की फॉर्म में हो सकते हैं, और इसी तरह आपके पास ये भी पेयर के फॉर्म में हो सकते हैं। तो टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो डी है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, और आपके पास इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। ये अब पार्शली फील्ड हो गए हैं।
इसी तरह अगर आप इसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये आपके पास इसमें एक पेयर बन गया है, बाकी आपके पास अनपेयर है। इसमें आपके पास जो नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे उसमें यही होगा कि ये आपके पास कुछ पेयर होंगे, कुछ अनपेयर होंगे। अब इसमें ये पेयर हो गया, ये भी पेयर हो गया, और ये आपके पास सिंगल था, अब इसको हमने ये भी पेयर कर दिया। इस तरह हमने हमारे पास ये भी पेयर हो गया, इस तरह ये भी पेयर हो गया। तो टोटल आपके पास ये सारे पेयर हो गए हैं। तो टोटल कितने पेयर बन गए? 5 पेयर हो गए। यानी आपके पास डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 5 पेयर आ सकते हैं और टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एफ़ में देख लें तो एफ़ में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मीन आपके पास कितने? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये आपके पास 7। अब ये इनकम्प्लीट है। इस तरह आपके पास ये पेयर फॉर्म में, ये भी आपके पास पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर अगर हो गया, ये भी पेयर कहीं पे हो जाएगा, ये भी पेयर हो गया तो ये भी पेयर, तो आपके पास ये आपके पास क्या हो जाएंगे कि सारे पेयर हो गए। तो इसमें आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और 7 पेयर हो जाएंगे।